लोकसभा चुनाव में इस बार जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है उससे सरकार भी बनेगी और मजबूत विपक्ष भी बनेगा। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की, तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर अपना परचम लहराया। अब दोनों राज्यों को इंतजार है तो बस इनाम का। देखना होगा कि मोदी 3.0 की नई टीम में कौन होगा और नए मंत्रियों की लिस्ट में किसका नाम होगा। वहीं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले ही सरकार की कामकाज का रोडमैप बना लिया है। नतीजों के बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी इस ओर इशारा भी कर दिया है। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है भाई। मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद ये चर्चा है कि टीम में इस बार कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। दावेदारों की बड़ी फौज है। प्रबल दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीडी शर्मा का नाम शामिल है। तो वहीं छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे का नाम प्रबल दावेदारों में है। मोदी 3.0 की नई टीम में ये नाम हो सकते हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीडी शर्मा। मोदी 3.0 की नई टीम में हो सकते हैं ये नाम ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे। अब इस बीच सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी की नई टीम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से किन किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर पुराने चेहरों को फिर से कैबिनेट में रिपीट किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और देखिए, इस बार जो है वो स्थिति ये भी है कि ये एनडीए सरकार है और सहयोगी दलों के समर्थन से इस बार सरकार बन रही है। बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से नहीं है। इसका फर्क क्या हो जाता है? फर्क ये हो जाता है कि अपने मन मर्जी से शायद विभागों का बंटवारा कर पाना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। विपक्ष को जो सहयोगी दल है, जो घटक दल है, उनको भी संतुष्ट करना होगा, उनकी भी हिस्सेदारी इसमें तय होगी। तो ऐसे में मंत्रिपरिषद का शेप क्या होगा, कैसी तस्वीर होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश से सीनियर लीडर्स भी हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उनको उस हिसाब से कद मिल पाएगा, उनकी क्या कैबिनेट में जगह पक्की है। और फिर जब गठबंधन के दलों को कुछ जगह दी जाएगी और कुछ उनकी डिमांड पूरी की जाएगी, तो फिर जो जगह बचेगी उसमें कौन कहां फिट होगा, यह सबसे अहम हो जाएगा। इस पर जरा बातचीत करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिनेश सर, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ प्रवक्ता हैं गुंजन चौकसे जी, वो मौजूद हैं। गुंजन, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस के नेता अंशुल मिश्रा जी, वो भी मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अंशुल, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश सर, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि जाहिर सी बात है, जगह बहुत है मंत्रिपरिषद में लोगों को शामिल करने की और शायद सबको संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन बात ये भी है कि नजर खास और टॉप 5 या 10 मंत्रालयों पर ज्यादा होती है। और इस बार जब हिस्सेदारी और उनका रोल जो घटक दल है वो ज्यादा है, तो पहले उनको भी संतुष्ट करना जरूरी होगा। ऐसे में जो कैबिनेट के अभी मौजूदा वक्त में जो सीनियर मंत्री हैं, जो अभी पिछली सरकार में थे, उनको भी उसके हिसाब से वाजिब कद मिले, और अब नए लोग जो आएंगे उनको भी उसी हिसाब से कद देना। ये एक एक्सरसाइज मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल वाली होगी इस नई कैबिनेट में। और उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को वो वेटेज देना भी जरूरी, क्योंकि 40 में से 39 सीटें आई यहां से। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है वो हमेशा से है, क्योंकि वो लगातार सपोर्ट करता रहा। आप पिछले 2 चुनाव देखेंगे कि जब भी लोकसभा का चुनाव कोई प्रदेश अध्यक्ष लड़ता है पार्टी का, तो उसे भी जगह दी जाती है। उनका एक पुराना पार्टी का एक नीति रही है। इस बार पता नहीं कि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है और घटक दल भी शामिल। तो जितने भी आपने नाम बताए, इसमें जो मिसिंग है वो राज्यसभा सदस्य। ठीक बात, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा के भी भारतीय जनता पार्टी के 7-8 सदस्य हैं। ठीक बात। उनमें डॉक्टर एल मुरुगन तो मध्य प्रदेश से ही है, IND यूनिवर्सिटी में स्टेट मिनिस्टर, उनका भी एक अपना क्लेम तो है कि राज्यसभा सदस्य है। फिर राज्यसभा में किसको लेंगे? महिला को लेंगे, या आप जो OBC ST सुमेर सिंह सोलंकी जैसे चेहरे किए हैं,
उनको लेंगे, क्या आप किस तरह का जो है मतलब आपका इशारा ये कि जो यहाँ सेट नहीं हो, फिट ना हो, उनको वहां पर भी कहीं ना कहीं भेजने की कोशिश की जा सकती, वहां सेट किया जा सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, आप केवल जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं उनके नाम बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कोटे की बात आती है तो ओवरऑल एमपीज में से जब तो उसमें जो कोटा है वो 4-5 हो सकता है कि कुछ इसमें से लोकसभा के ना लेके राज्यसभा का कोई व्यक्ति ले ले जो राज्यसभा में मेंबर है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी आपको जो ट्राइबल लीडरशिप में हो सकता है पार्टी रिप्लेस करना चाहे कि फरदल जी प्लस के इतने सालों से हैं तो हमें किसी दूसरे चेहरे को लेना है, शिवराज जी को संगठन में ले जाना है या फिर सत्ता में रहना है, क्योंकि वो तो मल्टीपर्पज है। तो बहुत सारी चीजें ये विद इन बीजेपी की बात है और जो भी तय होगा विद इन बीजेपी, तो बीजेपी के कोटे में कितनी सीटें आती हैं, उसके बाद वो किस राज्य में कितनी सीटें मिली हो वहां से कितना प्रतिनिधित्व देना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है, जिन राज्यों में चुनाव है हो सकता है वहां उनकी प्राथमिकता हो, महाराष्ट्र प्राथमिकता हो, झारखंड प्राथमिकता हो या कोई और जो राज्य हैं पार्टी की प्राथमिकता में हो सकता है वहां से वो कोटा बढ़ा। तो लेकिन सर नामों की बहुत चर्चा है, मैं जरा चाह रहा था कि आप नामों पर भी थोड़ा सा विचार कर लें, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया आपने बोल दिया मल्टीपर्पज हैं, तो क्या उनको उसी मल्टीटास्किंग जिम्मेदारी में रखा जाएगा या कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? कृषि मंत्री का नाम के तौर पर उनको कंफर्म माना जा रहा है। नहीं, देखिए बहुत सारी आप परिस्थितियां देखिए, राजनीति में केवल ऐसा ही नहीं होता कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए आपको कैबिनेट में ही लिया जाए, ये जरूरी नहीं होता कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि आप अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले लेते हैं। कृषि मंत्री का उनकी जो चर्चा है मैं 2014 से सुन रहा हूँ, जब से मोदी सरकार बनी है और अभी तक वो कृषि मंत्री नहीं बन पाए। तो जो है वो मंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो ऐसा। लेकिन सर 14 से और 24 में फर्क तो ये हो गया ना कि इस बार इलेक्टेड मेंबर है वो पूरी तरीके से लोकसभा के, और मोदी जी ने सीधे कह दिया था कि इस बार मैं शिवराज जी को केंद्र में ले जाना चाहता हूं। और इसमें एक प्लीज जरूर बताइए कि आरएसएस के रोल के बारे में बड़ा जो है इस बार जिक्र हो रहा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा रोल प्ले करेगा इस सरकार में और आरएसएस। तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस पर ज्यादा बेहतर रोशनी जरूर डाल सकते हैं। नहीं, देखिए आरएसएस और बीजेपी को आप कभी अलग नहीं कर सकते किसी भी मुद्दे पर। नहीं सर, अलग तो तब होते हैं जब नड्डा जी कह देते हैं कि हमें जरूरत नहीं, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे है आरएसएस का वो रोल या फिर वो दबदबा कम होने लगा है। लेकिन अब फिर से जो इक्वेशंस बनी लग रहा है फिर से दबदबा है। ये आप जैसे ही सर राजनीतिक पंडित जो है वो इस तरह के स्पेकुलेशंस करते हैं, हम लोग कौन है? नहीं, देखिए वो नड्डा जी ने जो कहा उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हॉर्सेज माउथ से चीजें हैं ना। लेकिन वो किन परिस्थितियों में कही गई और ये परिस्थितियां क्या हैं, अभी आपके साथ जब विचार परिवार से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते, नाराज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि पग पग पर आपको विचार की आवश्यकता होती है और विचार वहीं से आता है, तो यहाँ जो है उनकी भूमिका होती है। और देखिए आप बहुत ही एक चीज हूँ, पार्टी का अध्यक्ष कौन तय करता है कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो कहीं ना कहीं ये तो काम तय करने का तो वही नागपुर से होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, तो मुझे फिर जल्दी से ये बता दीजिए कि सर नए चेहरों को वरीयता या फिर पुराने चेहरों को का दबदबा ज्यादा, और दोनों प्रदेशों में सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। पुराने चेहरों में जैसे मैंने कहा कि वीरेंद्र कुमार खटीक या फग्गन सिंह प्लस से जो चेहरे हैं, हो सकता है कि पार्टी इनकी जगह इसी कास्ट में किसी और चेहरे पर जाना चाहे, क्योंकि सिंधिया तो ब्राइट फेस है, उनको जिस तरह की राजनीति के लिए चाहिए। शिवराज सिंह चौहान एक ब्राइट फेस है, वो तो हमेशा जो है आपको कहीं भी उनको फिट कर दीजिए तो वो तो है ही। और वीडी शर्मा को लेकर भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, और वो प्रदेश अध्यक्ष है तो उनकी अपॉर्चुनिटी भी तो एक बनती है कि उन्होंने लगातार चुनाव जितवाए और दूसरे बार के सांसद है। इसी तरह जो छत्तीसगढ़ में आप देखिए ना, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है ब्रजमोहन अग्रवाल जिनका आप कर रहे हैं, तो एक अपेक्षा तो होती है कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाला कैसा हो। लेकिन फिर वो मध्य प्रदेश वहां छत्तीसगढ़ और केंद्र में किस तरह का इक्वेशन है वो भी पार्टी देखेगी कि मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, कहां उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, जल्दी से महिला सांसदों पर भी एक टिप्पणी आपकी। 6 महिला सांसद हैं, 3 पहले भी सांसद रह चुकी हैं, 3 नई हैं, उनमें ओबीसी उनका वर्ग भी समझ में आ रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं, कितना प्रतिनिधित्व? नहीं, मैंने आपसे इसीलिए महिला सांसदों के कारण ही राज्यसभा का जिक्र किया था।
आप देखिए कविता पाटीदार पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, कई जगह पार्टी ने उनको उपयोग किया है, तो वो भी एक राज्यसभा में फेस है। बाकी जो महिला हैं, आप हो सकता है यदि आप फग्गन सिंह कुलस्ते को रिप्लेस करना चाहें किसी ट्राइबल से, तो हो सकता है सावित्री ठाकुर भी आ जाए, उनका वो भी एक ट्राइबल फेस है और महिला भी है, दोनों चीजें उनके कॉम्बिनेशन में आ जाती है। तो राजनीति में बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। और यदि आपको ओबीसी फेस पे जाना हो, महाकौशल पे अलग जाना हो तो अलग इक्वेशन होगा, मालवा में जाना होगा तो कविता पाटीदार। गुंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुंजन, आप अभी तो जाहिर सी बात है मैं आपसे कुछ भी स्पेसिफिक पूछूंगा, आप टोटलिटी में जवाब देंगी कि जो बढ़िया हो वो जाए, इस तरह की। लेकिन मैं चाहूंगा कुछ तो स्पेसिफिक आप होइए। आप चाहती क्या है एक कार्यकर्ता के तौर पर, ये भी बताइए कि पिछली बार 6 मंत्री थे, क्या आपको लगता है क्लीन स्वीप देकर के आप कुछ और के हकदार हो रहे हैं, 7 या 8 मिल सकता है? महिला मंत्रियों की को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? छत्तीसगढ़ से भी क्या उम्मीदें हैं? कम से कम आप एक कार्यकर्ता के तौर पर तो अपनी बात जाहिर कर ही सकती हैं, भले जानकारी ना दें। देखिए, नहीं, जानकारी की बात नहीं है। आप क्योंकि जो सवाल कर रहे हैं, आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं नटशेल में डिफाइन करूं तो ये भारत देश की सबसे, हमारे लोकतंत्र की मजबूत, संगठित एंड द मोस्ट डिसिप्लिन पार्टी कहलाई जाती है। तो उसके पीछे कारण है, ये इसलिए डिसिप्लिन पार्टी कहलाई जाती है क्योंकि यहाँ जितने निर्णय हैं वो सामूहिकता से लिए जाते हैं, वो विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, रीति नीति के तहत लिए जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के तहत लिए जाते हैं। नहीं, और मैं अगर ये कांग्रेस से पूछूंगा तो कांग्रेस भी यही कहेगी, भले होता क्या हो अंदर उसकी बात मैं नहीं कर रहा, पूछेंगे तो यही होगा। मैं वो मोरालिटी की बातों पे से जा करके मैं चाह रहा हूं कि स्पेसिफिकली आ जाएं कि आपको क्या लगता है। कुछ नंबर बदलेंगे, हमारी स्क्रीन अगर आप देख रही हैं तो वहां पर भी बड़े प्रबल दावेदार दिख रहे हैं। दिनेश सर कह रहे हैं कि फग्गन सिंह शायद ना रहें, उनकी जगह पर कोई महिला मंत्री उसी वर्ग से आती हुई हो सकती हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बता दीजिए आप। देखिए, मैंने जो कहा कि रीति नीति के तहत जो निर्णय लिए जाते हैं, उसका मतलब ही यही है कि रीति नीति के तहत अगर निर्णय लिए जाएंगे, विचार विमर्श करके लिए जाएंगे, तो प्रदर्शन भी देखा जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो पूरी 29 की 29 सीट पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आज बताए परचम लहरा रहा है। हमने पूरी 29 कमल की माला की फूल माला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की है। तो इसमें आप देखिए बहुत लोगों का योगदान रहा है। जिस तरह हम पिछले 20 वर्षों में देखें मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योगदान दिया है प्रदेश को 2003 से, जो एक बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय, जो दिग्विजय सिंह जी ने बंटा डाल करके रखा तो मतलब उनकी दावेदारी पर तो शक ही नहीं है। कार्यकर्ता, एक राजनीतिक विश्लेषक हो, हर कोई हर कोई ये सोच रहा है। लेकिन मुझे जल्दी से गुंजन ये भी बता दीजिए कि उसी में जवाब मुझे आप समय दीजिए करने के लिए कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव आपने देखा जाए, वो विधानसभा, वो जो रिजल्ट्स आए हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तरफा है और उसे ऐतिहासिक जीत के तहत दिया जाता है। उस पर बहुत काम हुआ है, चाहे बूथ पे बात कर ले, चाहे निगम पे बात कर ले। उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार है, वो उनकी टोटलिटी में उनकी ताकत है जी। तो वो कार्यकर्ता है, उसे जो दायित्व मिलेगा वो उसे निर्वहन करेगा। मैं बस एक बात कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चेहरे चल रहे हैं, इसके अलावा कोई चौंकाने वाला नाम होगा तो अगर आप इसकी जानकारी दे पाए। और कहा भी जा रहा है, इशारा मिल गया होगा, फोन आ गया होगा, या आजकल बड़ा टर्म चल रहा है, विपक्ष बड़ा बोलने लगा, पर्ची आ गई होगी, तो वो कुछ तो हुआ होगा अभी, क्योंकि समय नहीं है। अब तो हम शुक्रवार को बैठे, एक दिन छोड़िए, परसों शपथ ग्रहण है मोटे तौर पर। बहुत जल्द आपको पूरा मंत्रिमंडल का जो नाम है वो मिलेंगे और वो सभी नाम ऐसे होंगे जो वो बहुत जल्द, कब, जब आपको भी पता चल जाएगा तब, या फिर समृद्ध होंगे, जिनका एक ही विजन होगा, वो जनता की सेवा होगी और उसी विजन के साथ वो आगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो विकास। अच्छा, आपको पता है क्या, मतलब आप हमें नहीं बता रही, लेकिन आपको पता है क्या, ये बता दीजिए। अभी पता है?
देखिए एक दिन का समय है, जिस तरह आज ठीक है, मैं जरा अंशुल से रिएक्शन लेता हूँ। अंशुल मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपको एक विस्तार से मंत्रिमंडल भी देखने को मिलेगा। ठीक है गुंजन। अंशुल आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी वक्त और कहीं ना कहीं जो नतीजे वाले दिन उत्साह दिखाई दे रहा था कि बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां तो नहीं बनी कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन मंत्री बनेगा आपके खेमे से। लेकिन भले अपोजिट खेमे से मंत्री बन रहा है, शुभकामनाएं तो आप देंगे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का पूरा वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वो आपकी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर किसी एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है किसकी क्या भूमिका होगी? बात हम भी मैं पूछ भी लूं कि अगर शिवराज जी हैं, वीडी शर्मा है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और सिंधिया जी हैं, इन लोगों को आप भी मानते हैं कि मंत्रिमंडल में होंगे या होना चाहिए? ये सब तो लाइन में लगे ही रहेंगे माननीय सर्वप्रथम मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो आप स्पेसिफिक जवाब की उम्मीद कर रहे थे, मैं उसको देने का पूरा प्रयास करूंगा जरूर, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं। आलोचनाओं को जिम्मेदारी पूर्वक सहने की हमारी आदत है और हमको आंदोलनों से बनी हुई पार्टी और जीवंत पार्टी है। जिन का आपने महानुभावों का नाम लिया वो तो सारे लाइन पर लगे हुए हैं। कई सारे नेता तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं में कार्यालय में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मंत्री पद बचेगा तब तो, क्योंकि इस बार तो मोदी सरकार नहीं आई है ना, इस बार तो एनडीए सरकार आई है, नीतीश और नायडू के अलायंस की सरकार आई है। तो पहले जब वो बांट लेंगे, जो बचा खुचा रहेगा इनमें से बांटने का इनको मौका मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपकी जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता का साधुवाद एवं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत सरकार को चुनकर दिखाया है। उन्होंने मजबूत विपक्ष को इसलिए चुनकर दिखाया है, घमंडिया जो हमको कहते थे कि इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, आज उस व्यक्ति विशेष का घमंड चूर चूर हो गया जो संविधान बदलने तो चला था, लेकिन उसी लोकतंत्र ने, उसी जनता जनार्दन ने, 140 करोड़ देशवासियों ने आज यह कर दिखाया है कि उसी लोकतंत्र के सुंदर स्तंभ में खड़े होकर और जो हमारी संविधान की पुस्तक को है उसको। ठीक है अंशुल, मैंने ये मौका दिया आपको इसलिए क्योंकि देखिए मुझे मालूम है नतीजे आए, उसके बाद से आप शायद अपनी ये बात अभिव्यक्त नहीं कर पाए और इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप ये कहना चाह रहे थे, तो बहुत है, आप एक विपक्ष है, सशक्त विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो आपकी बात भी जानी चाहिए। लेकिन आपको लगता है क्या कि मेरे सवाल का जवाब आ पाया? कोई कहां बैठा होगा, कहां लाइन में लगा है, उससे अलग स्पेसिफिक ही पूछ रहा था। आपको लगता है कि इनमें से किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? शिवराज सिंह जी के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या आपकी साधुवाद है उनके लिए? देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, यहाँ पर मैं भारतीय होने के नाते जवाब देने का बिल्कुल होगा। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, हर आदमी की एक अपनी आशा होती है और एक उम्मीद होती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का वासी होने के नाते मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्रालय अवश्य मिले, लेकिन ये चाहने से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा या बीजेपी की नेत्री के चाहने से कुछ नहीं होगा, और अब तो मोदी जी के चाहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि मोदी अब ये तो एग्जेजरेशन हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल चलेगी ही नहीं। मतलब ठीक है, ये कह दिया जाएगा अग्निवीर पे सोचा जाए या ये कह दिया जाएगा यूसीसी पर भी एक विचार हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपने ये बयान तो सुना होगा, केसी त्यागी जी की बात भी सुनी होगी, लेकिन आज नीतीश जी का भी तो जेस्चर देखा, मोदी जी के पैर छू रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे भी कुछ भी हो हम साथ ही हैं, साथ ही चलेंगे। तो वो भी तो देखिए, ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी की चलेगी ही नहीं। ये बहुत एग्जेजरेशन नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम तो चाहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री की चले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री। आप चलने देंगे? जनता जनार्दन, उन्होंने बोला बहुत लोग मंत्री पद बांट रहे हैं, लेकिन मैं आप ऑफर कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हम काय को ऑफर करेंगे सर? हमको तो जिस प्रकार बोल रहे हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ बांट रहे हैं, मोदी जी ने कहा, तो किस पे कह रहे थे? आप लोग तो बांटने की सिचुएशन में थे नहीं शायद, या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आप लोग चलने देंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हम नूरा कसी की राजनीति को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते मान्यवर, लेकिन वहाँ जो नूरा कसी चल रही है, उस नूरा कसी में से जो मलाई जो खा जाएगा, उसके बाद जो तो आपको बड़ी जानकारी है कि अंदर नूरा कसी भी चल रही है, ये भी जानकारी है कि मोदी जी की चलेगी नहीं, ये भी जानकारी कि कौन संघ के कार्यालय में पहुंचा है, ये भी जानकारी है कि कौन कहाँ लाइन में लगा है। मुझसे ज्यादा पूरे मीडिया जगत को जानकारी है। पिछले 2 दिन से पूछता हूं दिनेश शर्मा सर, आपको इस तरह की कोई जानकारी? नहीं, देखिए क्या है कि राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। सबको हक है कि वो अपनी तरह से एफर्ट करता है, कोशिश करता है। नहीं, लेकिन सर विपक्ष एक मजबूती से ये कह रहा है कि ये मोदी सरकार नहीं, ये एनडीए सरकार है और उतनी चलेगी नहीं। और मैं वो पूछ भी रहा था कि सर गठबंधन धर्म तो निभाना होगा, क्योंकि अब मुश्किल तो है, आपको कहीं ना कहीं पोर्टफोलियोज देने होंगे और जाहिर सी बात है अहम पोर्टफोलियोज ही मांगेंगे। नीतीश जी और नायडू जी तो आपको मालूम है जिस तरह से उनकी पोजीशनिंग हो रही है, बगल में बिठाया जा रहा है, नंबर 2, 3 की पोजीशंस दी जा रही हैं, तो दिख रहा है। तो
फिर कहीं ना कहीं एक मुश्किल तो आएगी कि अपने लोगों को कहां कैसे एडजस्ट किया जाए। थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज होगा मामला। नहीं, इसीलिए तो देखिए, आपको जो पार्टी को है, जिसको जो भी गठबंधन की सरकार है, उसमें कंप्रोमाइज तो सभी को करना पड़ेगा। आप मंत्री हैं, विभाग नहीं मिलेगा, आपके मन का विभाग हो सकता है ना मिले, लेकिन अल्टीमेटली होगा तो सेंट्रल मिनिस्टर ही। और अब वो जो गठबंधन में जो लोग हैं, पहले भी जो लोग मंत्री थे, उनको कोई उनकी चॉइस से थोड़ी विभाग मिले थे। ठीक बात है। आप जितने लोग देखेंगे सबको मोदी जी की चॉइस से विभाग। तो अभी भी वो हो रहा है क्या सर? अभी भी मोदी जी की चॉइस से ही मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, मोदी जी की चॉइस से ही होगा। ये पता नहीं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि शायद मोदी जी की चॉइस से नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी चॉइस पर रखता है बहुत सारी। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी जिक्र किया कि नीतीश जी पैर भी छू रहे थे, वो बड़े शिष्टाचार का हो मामला या कैसा भी हो। साथ में मैंने ये भी बोला कि वो कह रहे कुछ भी हो हम साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे। लेकिन आपने देखा बड़ी चतुराई से, और नीतीश जी तो भाई पलटने उलटने के साथ साथ चतुराई के लिए मायने जाते कि भाई आप लोग दलिए, सरकार हम ही बनाएंगे। तो वो वाली स्थिति में तो वो रहते हैं। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई जो रुका हुआ है वो तो पूरा करिए। मतलब डिमांड आ गई आज कि बूढ़ राज का दर्जा दे दीजिए भाई। वो इशारा है अगर हम पकड़े तो बारीकी से। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, पुराना भी जो बात की थी तब भी यही बात थी, विशेष राज्य का दर्जा रुक गया था। अब वो चाहेंगे, दोनों चाहेंगे, और हो सकता है, देखिए सरकार चलानी है आपको तो बहुत सारे कंप्रोमाइज करना पड़ेंगे। और सरकार के पास अब तो हम देखते ना, हर बार हर तिमाही में इतना आता है कि इतना पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है, यदि किसी राज्य को दे भी देंगे वो सरकार अपनी बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसमें तो जो है आपकी मजबूरी है। सर एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था मैं कि गुंजन और अंशुल आपके पास आऊं उससे पहले कि आपको नंबर क्या नजर आता है सर एमपी में? क्योंकि पिछली बार टोटल अगर हम देखें तो 6 थे, और छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व है, क्या वो भी बढ़ेगा? नंबर उसमें बढ़ेंगे और एमपी में भी क्या कुछ ज्यादा मंत्री बनेंगे? नहीं, मुझे डाउट है, ऐसा ना हो कि कम हो जाए। अच्छा, ओके। तो हाँ, और दूसरा छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, क्योंकि ये अपना अभी यहाँ इलेक्शन नहीं है, बीजेपी रूल स्टेट है, यहाँ तो संगठन वाले कार्यकर्ता नेता हैं, तो इसलिए उतना यहाँ बाध्यता होगी नहीं। यहाँ केवल उन चेहरों को चुनेंगे जिनको सेंट्रल में, बाकी उनको मंत्रियों जो गठबंधन के दल हैं जिनको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। तो सर अभी कुछ हलचल हो गई होगी क्या? कुछ फोन कॉल या फिर अभी आजकल पर्ची का बड़ा जिक्र हो रहा है, ये सब कुछ हुआ होगा क्या? अभी कुछ इशारा मिल गया होगा जिसको क्या मिल रहा होगा? आज रात से चालू हो जाएगा मुझे लगता है। तो कल हम काफी हद तक स्पेसिफिक बात कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि गुंजन भी बता पाएंगी, क्योंकि गुंजन भी बहुत लोगों के संपर्क में तो होंगी। वीडी शर्मा जी को तो कह ही दिया उन्होंने कि बड़ा बढ़िया काम किया है, तो अब देखते हैं कि उसका क्या फल मिलता है। लेकिन ठीक है, मैं गुंजन और अंशुल बहुत ज्यादा आ नहीं पा रहा हूं आपके पास, क्योंकि देखिए इस वक्त तो विश्लेषण का ज्यादा वक्त है, क्योंकि आप लोगों से रिएक्शन तो ले रहा हूं, लेकिन दिनेश सर जितना बेहतर बता पा रहे हैं, जो तस्वीर रख पा रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं माफी के साथ आप दोनों के पास आ नहीं पा रहा हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए और दिनेश सर आप भी चर्चा में शामिल